वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम वीएन डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज अ वीएन डॉक्यूमेंट। सो वीएन डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे होते हैं, जो हम सिस्टम बनाने जा रहे होते हैं, उसका आइडिया स्टेक होल्डर्स तक कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। इसके टू मेन पार्ट्स होते हैं, क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट और क्लियर डिस्कशन ऑफ सोल्यूशन। क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम क्लियरली बताते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम एक न्यू सिस्टम बना रहे हैं, हमें प्रीवियस सिस्टम से क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें एक न्यू सिस्टम चाहिए। क्लियर डिस्कशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब ये है कि जो सोल्यूशन हम नए सिस्टम की सूरत में प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, उसमें क्या क्या कुछ इंक्लूडेड होगा, वो किस इन्वायरमेंट के अंदर काम करेगा, ये सब चीज़ें हम वीएन डॉक्यूमेंट के अंदर बताते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम वीएन डॉक्यूमेंट के लिए टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, और टेम्पलेट एक ऐसी फाइल होती है जो हमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करती है। यानी हमने स्क्रैच से काम करना शुरू नहीं करना, बल्कि हमारे पास ऑलरेडी एक हेडिंग्स वाला, एक प्रॉपर फॉर्मेट वाला डॉक्यूमेंट मौजूद होता है जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं। अब टेम्पलेट जो है वो हमें रप यानी कि रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस और IEEE ने भी इंट्रोड्यूस कराए हैं, और कुछ कंपनीज जो होती हैं वो उनके अपने टेम्पलेट्स होते हैं जो कि वो यूज़ करती हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वी नीड अ टेम्पलेट। सो टेम्पलेट के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे यूनिफॉर्मिटी। इसकी एग्जांपल आप लोग बिल्कुल ऐसे ही ले सकते हैं, जैसे स्कूल और कॉलेजेस के यूनिफॉर्म्स होते हैं, तो वो एक अच्छा डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं और यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर हमने डॉक्यूमेंट के अंदर अपग्रेड करना है तो वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टेम्पलेट। क्लैरिटी, यानी कि वो बहुत क्लियर होता है, हमें हर चीज़ का पता होता है कि किस पोर्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। रिड्यूस रीवर्क टाइम, यानी कि हमें स्क्रैच से काम नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारे पास एक ऑलरेडी मेड डॉक्यूमेंट होता है और हमने जस्ट उसको फिल अप करना होता है। गुड डिज़ाइन, यानी कि फॉन्ट्स और फॉर्मेट्स के हिसाब से टेम्पलेट एक गुड डिज़ाइन होता है। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स टेम्पलेट। जो टेम्पलेट हम रीड आउट करने वाले हैं वो है रब का टेम्पलेट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी चीज़ आपकी यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, जैसे प्रोजेक्ट नेम है, कंपनी नेम है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, आपने इसको रिप्लेस करना है अपने सिस्टम के मुताबिक। जैसे यहाँ पर कंपनी नेम लिखा हुआ है तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे अपनी कंपनी के नेम के साथ। प्रोजेक्ट नेम है तो यहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट का नेम लिख देंगे और एंगुलर ब्रैकेट्स को भी हटा देंगे। जो कंपनी नेम है हमारे पास वो हेडर के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको चेंज करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, हेडर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं आप, और अपनी कंपनी का नेम यहाँ पर लिख देंगे। इसको लिखने के बाद आप यहाँ से क्लोज हेडर कर देंगे। इसी तरह बिल्कुल जो प्रोजेक्ट का नेम है वो भी आप यहाँ से रिमूव करेंगे, और जो भी आपके प्रोजेक्ट का नेम है, जैसे आपका ई हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, ऑनलाइन ग्रोसरी सिस्टम हो सकता है, या जो भी आपका सिस्टम जिसका आप ये वीएन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वो आप यहाँ पर उसका नेम लिख देंगे। नेक्स्ट अगर आप लोग देखिए तो हमारे पास वर्जन, इसके आगे जो नंबर है 1.0, वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ये नंबर चेंज करना है। तो जो आपका फर्स्ट वर्जन होगा वीएन डॉक्यूमेंट का, जो आप फर्स्टली बनाएंगे वीएन डॉक्यूमेंट, वो 1.0 नंबर होगा। तो आप इसको यहाँ पर 1.0 एंगुलर ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे और 1.0 ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट अगर आपने अपने वीएन डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस किए हैं, फॉर एग्जाम्पल वो चेंज क्या हो सकता है कि जैसे आप तो किसी स्टेक होल्डर ने कहा है कि इसके अंदर कोई फीचर आपने और ऐड करना है, तो आप जब नेक्स्ट वर्जन उसका बनाएंगे वो फीचर ऐड करके, तो आप फिर यहाँ पर इसको 2.0 कर देंगे। तो इस तरह से आप जब भी अपने वीएन डॉक्यूमेंट को अपडेट करते हैं तो इसका वर्जन जो है वो इंक्रीज होता जाता है। वर्जन के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ ब्लू इटैलिक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट, इसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि हमें गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए है। तो इस टेक्स्ट को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको रिमूव कर देना है, इसको लिखा रहने नहीं देना। जैसे यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ के अंदर भी अगर आप देखें तो कस्टमाइज करने के लिए ऑटोमेटिक फील्ड्स को यहाँ पर हमें मेथड बताया गया है। तो ये जस्ट हमें गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए होता है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से रीड करना है और इसके मुताबिक आपने अपने टेम्पलेट को फिल करना है। इसके बाद हमारे पास है रिवीजन हिस्ट्री। तो रिवीजन हिस्ट्री के अंदर जैसे मैंने आपको पहले फीचर की एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपको फीचर ऐड करना पड़ जाता है तो आप उसका नेक्स्ट वर्जन बनाते हैं, तो ये एक्चुअली वर्जन मैनेजमेंट के लिए रिवीजन हिस्ट्री को यूज़ किया जाता है। जिस दिन आपने जो चेंज किया अपने वीएन डॉक्यूमेंट के अंदर, उसकी डेट आप लिखेंगे डेट के अंदर, उसके बाद उसका भी प्रॉपर आपको फॉर्मेट दिया गया है कि आपने पहले डे लिखना है, फिर मंथ लिखना है एंड देन आपने ईयर लिखना है।
इसके बाद आपने वर्जन लिखना है। सबसे पहले आपका वर्जन 1.0 होता है, फिर उसके बाद आपका 2.0, या आप इसको 1.1, 1.2 इस तरह से भी वर्जन को लेके चल सकते हैं। इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में आपने ये लिखना है कि आपने क्या चेंजेस उसके अंदर किए हैं। इसके बाद ऑथर, जिसने वो चेंजेस किए हैं उसका नेम आप वहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आप रिवीजन हिस्ट्री बनाते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेल मैनेज रहता है, उसकी जो चेंजेस हैं वो मेंटेन रहती हैं। इसके बाद हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसको आपको ऑटोमेटिक जनरेट करना होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अभी क्योंकि ये टेम्पलेट है तो ये जनरेट नहीं हुआ हुआ और यहाँ पर एरर लिखा आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि आपने इसको क्लिक करना है, तो ये सारा ग्रे ग्रे जैसे हो गया है इस वक्त। और आपने यहाँ पर रेफरेंसेस में जाना है। यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यहाँ से आप इसको ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे यहाँ से टेबल, तो आपका यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो ये सारे एरर वगैरह में रिमूव हो जाएंगे और ये जनरेट हो जाएगा। हमारी एग्जाम्पल जो है वो एक ऑनलाइन हॉस्पिटल है, ये हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आप अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं और आप मेडिसिन को ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इसके कुछ और भी फीचर्स हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। अगर हम ये एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर वीएन डॉक्यूमेंट के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने थोड़ा सा वीएन डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन दिया है कि इसके अंदर ये क्या क्या वीएन डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब करेगा। जैसे यहाँ पर सिस्टम गोल्स, फंक्शनल नीड्स, रैशनल ऑफ प्लान, सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। इसके बाद इसके इंट्रोडक्शन के कौन कौन से सब सेक्शंस होंगे उनके बारे में लिखा हुआ है। देन हमारे पास आ जाता है पर्पस। पर्पस के अंदर हम लिखते हैं कि वीएन डॉक्यूमेंट को लिखने का हमारा क्या पर्पस था। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि ये वीएन डॉक्यूमेंट हमें ई हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारी एग्जाम्पल है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है स्कोप। स्कोप के अंदर हमने ये बताया है कि वीएन डॉक्यूमेंट का स्कोप क्या है। तो ऑब्वियसली ये हमारे सिस्टम से रिलेटेड है और हमारे सिस्टम का थोड़ा सा हमने स्कोप डिफाइन कर दिया है कि इसको यूज़ करते हुए हम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है डेफिनेशंस, एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशंस। एक्रोनिम्स के अंदर हमने जो भी एब्रिविएशंस वगैरह यूज़ किए हैं अपने विजन डॉक्यूमेंट के अंदर, उनको हम उनकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिख देंगे। और अगर हमने कोई टेक्निकल टर्म्स वगैरह अपने इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ किए हैं तो उनको हम यहाँ डेफिनेशंस के अंदर डिफाइन कर देंगे। द नेक्स्ट पोर्शन इज रेफरेंसेस। तो इंट्रोडक्शन, स्कोप और पर्पस में अगर आपने कोई भी लाइन किसी वेबसाइट से उठाई है तो आप उसके यहाँ पर रेफरेंसेस लिख सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन 1.5 इज ओवरव्यू। इसके अंदर हमने अपने सिस्टम की थोड़ी सी मेन फंक्शनलिटीज़ लिख दी हैं और उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया है और सिस्टम किस पे इंस्टॉल हो सकता है थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट पोर्शन इज पोजीशनिंग पोर्शन, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास एक से ज़्यादा होती हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंट यूजर्स होते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको एग्जिस्टिंग सिस्टम से डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके लिए हम सेपरेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ में हम आगे डिस्क्राइब करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। अफेक्ट्स में हम जिस स्टेक होल्डर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ विच में हम वो प्रॉब्लम उस स्टेक होल्डर को कैसे इम्पैक्ट कर रही है वो लिखेंगे। अ सक्सेसफुल सोल्यूशन वुड बी में हम की बेनिफिट्स लिखेंगे सक्सेसफुल सोल्यूशन के जो हमारा प्रपोज सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करें तो हमारे पास हम यहाँ देख सकते हैं कि एडमिन डॉक्टर और पेशेंट के लिए हमने अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है। एडमिन को जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो रिकॉर्ड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम फेस हो रही है। डॉक्टर को प्रॉपर अपॉइंटमेंट स्केड्यूल ना होने की वजह से टाइम वेस्टेज की प्रॉब्लम फेस हो रही है। इसी तरह पेशेंट की प्रॉब्लम सेपरेट है। अब अगर हम एडमिन वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें तो इसमें द प्रॉब्लम ऑफ में हमने रिकॉर्ड मैनेजमेंट आगे लिखा है। इसके बाद इफेक्ट्स में हमने लिखा है कि एडमिन को अफेक्ट कर रहा है। इम्पैक्ट ऑफ विच में हमने लिखा है कि रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहे। रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट गलत होने की वजह से रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहे। A सक्सेसफुल सोल्यूशन वुड बी में हमने प्रपोज सिस्टम के बारे में लिखा है कि वो किस तरह से रिकॉर्ड मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिस्टम विल इंक्रीज एक्यूरेसी एंड द सिस्टम विल फैसिलिटेट द एडमिन टू मैनेज मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट पोजीशन स्टेटमेंट आती है। प्रोडक्ट पोजीशन स्टेटमेंट हम अपने सिस्टम की एक ही लिखते हैं। फॉर के अंदर हम अपने टारगेटेड कस्टमर्स के नेम्स लिखेंगे जो हमारा सिस्टम को यूज़ करेंगे, परचेज करेंगे। हु में हम उन कस्टमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखेंगे कि वो सिस्टम को कैसे यूज़ करेंगे, उस सिस्टम को यूज़ करते हुए क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करेंगे वो। दा के आगे हम अपने प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे जो ब्रैकेट्स में है, इनको इसको मिटा के अपने जिस तरह हमारे पास एग्जांपल के अंदर ई हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम था तो हम यहाँ पर द ई हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम लिखेंगे। इस के आगे हम उसकी कैटेगरी लिखेंगे कि वो वेबसाइट है या वो मोबाइल एप्लीकेशन है।
दैट के अंदर हम लिखेंगे की बेनिफिट्स जो हमारा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। अनलाइक के अंदर हम लिखेंगे कि हमारा सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम से कैसे डिफरेंट है। आवर प्रोडक्ट के अंदर हम अपने सिस्टम के यूनिक फीचर्स को लिखेंगे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम से डिफरेंट होंगे। इसके अंदर हम अपने प्रपोज फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम प्रोडक्ट पोजीशन स्टेटमेंट की एग्जांपल देखें तो फॉर में हमने अपने यूजर्स के नाम लिख दिए हैं, द पेशेंट, डॉक्टर एंड एडमिन, ये 3 हमारे सिस्टम के यूजर्स हैं। हु के अंदर हमने लिख दिया है कि वो इस सिस्टम को यूज करते हुए कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेंगे, जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन है, दे कैन परचेज मेडिसिन ऑनलाइन, दे कैन व्यू लैब टेस्ट, राइट रिव्यूज अबाउट डॉक्टर्स। सो ये सारे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। द के बाद मैंने आपको बताया था कि हमने अपने सिस्टम का नेम लिखना है, तो हमने यहाँ पर द ई हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम लिख दिया है, और ब्रैकेट्स में आप उसका एब्रिविएशन भी लिख सकते हैं। और क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अब उसकी क्या टाइप है हमने वो आगे लिख दिया है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। दैट के आगे हमने उसके फीचर्स लिख दिए हैं कि वो प्रोवाइड करेगा एबिलिटी ऑनलाइन कंसल्टेशन की, रिमाइंडर्स, बीएमआई और सारे जितने भी फीचर्स हैं वो आप मेन फीचर्स इसमें लिख सकते हैं। अनलाइक में कि वो किस तरह से डिफरेंट है, तो डेटा जैसे मैंने आपको पहले बताया था एडमिन का भी वो इशू था डेटा मैनेजमेंट का, तो वो मैनेज भी डेटा ये प्रॉपरली कर रहा है। प्रीवियस सिस्टम डेटा मैनेजमेंट उसकी एफिशिएंट नहीं थी। इसी तरह की चीज़ें आपने इसके अंदर लिख देनी है। आवर प्रोडक्ट के अंदर भी आपने मैंने आपको बताया था आप इसके अंदर अपने जो आपके प्रोपोज फीचर्स हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर BMI कैलकुलेटर वाला प्रोपोज फीचर था, वो प्रीवियस एप्लीकेशंस के अंदर नहीं था, तो आप वो लिख सकते हैं। और यूनिक यूनिक फीचर्स आप इसके अंदर अपने ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास है स्टेक होल्डर एंड यूजर डिस्क्रिप्शंस। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा टेबल है वो है स्टेक होल्डर समरी। तो इसके अंदर हम डिफरेंट हमारे सिस्टम के जो स्टेक होल्डर होंगे उनकी समरीज लिखेंगे, उनका नेम लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखेंगे कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। स्टेक होल्डर समरी की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके अंदर नेम के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने स्टेक होल्डर्स के नेम्स लिखने हैं। जैसे हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स यहाँ पर ले लिए हैं, सिस्टम एनालिस्ट, रिक्वायरमेंट स्पेसिफायर, टेक्निकल रिव्यूअर। इस तरह से आपने इनके नेम्स लिख लेने हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने इसको मैंने आपको बताया था ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, तो आपने फ्यू लाइन्स के अंदर इसको डिस्क्राइब कर दिया। और जो मेन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है उनकी सारी, कि वो किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर लिख देनी है। जैसे यहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर हमने लिखा है कि दे हेल्प इन मॉडलिंग ऑफ यूज केस एंड एलिसिटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। और इस तरह से हमारे पास डिफरेंट जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप सारी इसमें लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास यूज़र समरी है जो कि स्टेक होल्डर समरी की तरह ही है। नेम लिखेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखेंगे। स्टेक होल्डर के अंदर हम लिखेंगे कि अगर वो यूज़र सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव है तो हम यहाँ पर सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव लिख देंगे, अगर उसको कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसका नेम लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास यूज़र इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम लिखेंगे कि इसकी सिस्टम की वर्किंग इन्वायरमेंट क्या होगी, तो इसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टेक होल्डर्स प्रोफाइल है जिसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सो यहाँ पर एज एग्जाम्पल हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर की स्टेक होल्डर प्रोफाइल देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में हमने कोई भी अज्यूम नेम लिख लिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है, टाइप के अंदर हमने लिख दिया कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सक्सेस क्राइटेरिया के अंदर हम लिखेंगे कि एज एन एम्प्लॉय प्रोजेक्ट मैनेजर का सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, सिस्टम के अंदर उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है। देन हमारे पास डिलीवरेबल्स, अगर कोई डिलीवरेबल्स हैं वो आप लिख सकते हैं, और कॉमेंट इश्यूज अगर हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज उसको नन भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यूजर प्रोफाइल्स हैं जो बिल्कुल स्टेक होल्डर प्रोफाइल्स की तरह ही हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि रिप्रेजेंटेटिव में हमने स्टेक होल्डर प्रोफाइल्स के अंदर नेम्स लिखे थे, अगर हमारे पास यूजर में जनरल यूजर्स हैं जिनके नेम को स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता तो हम रिप्रेजेंटेटिव का कॉलम एम्प्टी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास की स्टेक होल्डर्स और यूजर्स नीड है, जिसके अंदर हमारे पास अगर हम टेबल देखें तो नीड के अंदर हम कोई भी जो प्रॉब्लम का टॉपिक होगा जैसे सिक्योरिटी हो सकता है वो लिखेंगे। उसके बाद हम उसकी प्रायोरिटी लिखेंगे, सिक्योरिटी की प्रायोरिटी हम हाई लिखेंगे, मीडियम या लो भी हो सकती है। देन हमारे पास कंसर्न्स होगा कि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, करंट सोल्यूशन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उसके अंदर उसको कैसे टैकल किया जा रहा है, उसका क्या सोल्यूशन है, और प्रोपोज सोल्यूशन के अंदर ये हमारा सिस्टम उसको कैसे टैकल करेगा, कैसे उसको उस नीड को सॉल्व करेगा। की स्टेक होल्डर और यूजर नीड की एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास है सेफ एंड सिक्योर्ड एक्सेस। तो इस ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी की बात है तो इसकी प्रायोरिटी हाई होगी।
कंसर्न में हमने लिखा है कि पर्सनल डाटा जो पहले मैनुअली जिस तरह से रिकॉर्ड हो रहा था रजिस्टर्स वगैरह के ऊपर, तो वो सेव नहीं था, सिक्योर नहीं था। इसलिए आगे हमने करंट सोल्यूशन में लिखा है कि नन, यानी कि अभी इस वक्त कोई भी सिक्योरिटी का कोई भी एलिमेंट नहीं है सिस्टम के अंदर। और प्रपोज सिस्टम, अब जो हमारा सिस्टम है वो ऑथराइज एक्सेस प्रोवाइड करेगा, तो वो सिक्योर होगा। तो इसलिए हमने प्रपोज सोल्यूशन के अंदर लिख दिया कि इट विल बी सिक्योर एंड इट विल प्रोवाइड ऑथराइज एक्सेस। इसके बाद हमारे पास अल्टरनेटिव्स एंड कॉम्पिटिशन्स हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जो हमारे सिस्टम जैसे होंगे उनके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे, उनकी मेन फंक्शनैलिटीज़ के बारे में। अब यहाँ पर हमारी एग्जांपल क्योंकि ये ऑनलाइन हॉस्पिटल है एक, तो इसकी अल्टरनेटिव्स एंड कॉम्पिटिशन्स के अंदर ओला डॉप, मरहम, दवाई और कुछ और एप्लीकेशंस भी लिखी गई हैं। आप लोग वेबसाइट भी इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने उसके मेन फीचर्स बता दिए हैं, जैसे ओला डॉक के अंदर लिखा हुआ है कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और ये आपका टाइम सेव करती है, इसके चांसेस ऑफ एरर भी कम है। और साथ साथ हमने इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी लिख दी हैं कि पेशेंट्स जो है वो हेल्थ फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते किसी क्यूरी के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एम्बुलेंस कॉल नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स दोनों इसके अंदर लिख सकते हैं। द नेक्स्ट पोर्शन इज प्रोडक्ट ओवरव्यू। तो प्रोडक्ट ओवरव्यू के अंदर सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव है। जो टेम्पलेट के अंदर हमसे डिमांड की गई है वो है ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम कैसी होती है। ये हमारे पास उस एग्जाम्पल की ब्लॉक डायग्राम है। तो हमने इसमें मेन सब सिस्टम्स हमारे जो अपॉइंटमेंट, लेबोरेटरी, मेडिसिन एंड हॉस्पिटल ये लिखकर, एंड देन हमने यूजर्स भी अपने लिखे हैं और उनके जो भी आपस में रिलेशनशिप बन रहे हैं वो हमने डायरेक्शनल एरोज के जरिए से स्पेसिफाई कर दिए। इसके बाद हमारे पास है समरी ऑफ कैपेबिलिटीज। इसके अंदर हमारे पास एक टेबल है, कस्टमर बेनिफिट्स एंड सपोर्टिंग फीचर्स। कस्टमर बेनिफिट्स के अंदर हम वो बेनिफिट्स लिखेंगे जो हमारा प्रपोज सिस्टम जो है वो कस्टमर को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम कस्टमर बेनिफिट के अंदर सिक्योरिटी का पॉइंट लिखते हैं कि हमारा प्रपोज जो सिस्टम है कस्टमर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, तो सपोर्टिंग फीचर्स में हम लिख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम का लॉगिन वाला फीचर है या साइन अप वाला फीचर है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो जो फीचर उस बेनिफिट को सपोर्ट कर रहा होगा वो हम सपोर्टिंग फीचर में लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास है अजम्पशंस एंड डिपेंडेंसीज। इसके अंदर हम अपनी अजम्पशंस और डिपेंडेंसीज वगैरह बताएंगे, जैसे हमारे पास हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है सारा, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी यूजर उसको यूज़ करेगा वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता होगा। और हमारा जो एडमिन उसके अंदर उसके रिकॉर्ड्स वगैरह को मैनेज कर रहा है उसको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज वगैरह आती होगी। तो इस तरह की अजम्पशंस और डिपेंडेंसीज वगैरह को हम इस पोर्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है प्रोडक्ट फीचर्स। इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट के सारे फीचर्स को लिखेंगे। प्रोडक्ट फीचर्स को लिखने का तरीका टेम्पलेट के अंदर ऑलरेडी गिवन है, 5.1 5.2 करके ऐसे आप अपने सारे फीचर्स लिस्ट डाउन कर देंगे इस पोर्शन में। 6 पॉइंट है कंस्ट्रेंट्स। तो आपके सिस्टम के ऊपर जो भी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे लॉगिन के ऊपर कंस्ट्रेंट हो सकता है कि 5 टाइम रॉन्ग लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने पर 1 आवर के लिए अकाउंट एक्सेसिबल ना हो। इसके बाद हमारे पास क्वालिटी रेंजेस है, जिसके अंदर हमारे पास टेम्पलेट के अंदर भी लिखा हुआ है परफॉर्मेंस, रॉबस्टनेस, फॉल्ट टॉलरेंस, यूजेबिलिटी। तो इसके अंदर आपने इस तरह के पॉइंट्स अपने सिस्टम से रिलेटेड लिखने हैं जिनको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंस एंड प्रायोरिटी है, ये हमें अपनी एग्जाम्पल से देखते हैं। प्रेसिडेंस एंड प्रायोरिटी में हम अपने फीचर्स को डिवाइड कर देंगे क्रिटिकल, इम्पॉर्टेंट और यूजफुल 3 कैटेगरीज में। जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स होंगे उनको हम क्रिटिकल में डालेंगे, देन सेकंड पे हम इम्पॉर्टेंट में, और फिर यूजफुल के अंदर हम उनको कैटेगराइज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉगिन का फीचर है, वो क्रिटिकल नेचर का फीचर होता है क्योंकि वो सिक्योरिटी पे बेस्ड होता है, तो इसलिए हम उसको क्रिटिकल प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके अंदर यूज़र मैनुअल है, ऑनलाइन हेल्प है और इंस्टॉलेशन गाइड्स वगैरह हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूज़र मैनुअल के अंदर क्या क्या कुछ होगा उसको आप इसके अंदर यूज़र मैनुअल के अंदर डिस्क्राइब कर देंगे। ऑनलाइन हेल्प में क्या होगा वो आप उसमें कर देंगे, और इंस्टॉलेशन गाइड के अंदर क्या क्या कुछ होगा उसको आप सारा इस हेडिंग के अंदर डिस्क्राइब कर देंगे। अगर हम एग्जांपल में देखें तो यूजर मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है द मैनुअल इंक्लूड साइन अप, लॉगिन, बुक होम, वीडियो कंसल्टेशन, कैलकुलेट बीएमआई। यानी कि जो मेन काम हमारा सिस्टम कर रहा होगा उस सारे की गाइडेंस यूजर मैनुअल के अंदर मौजूद होगी। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे पास अप्लायंसेस के साथ यूजर मैनुअल की एक बुक आती है, तो उसके अंदर उस अप्लायंस को कैसे यूज करना है और कैसे ऑपरेट होगी उसमें पूरा तरीका लिखा होता है।
इसी तरह सिस्टम का भी यूजर मैनुअल होता है, जिसके अंदर उसके बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की गाइडेंस होती है। इसके बाद हमारे पास फीचर एट्रीब्यूट्स का पोर्शन है, जिसके अंदर हमारे पास फीचर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे स्टेटस है, बेनिफिट है, रिस्क है। इसके ज़रिए से हम अपने फीचर्स को कैटेगराइज करते हैं। जैसे हमारे पास स्टेटस है तो प्रपोज्ड जो भी जितने भी फीचर्स होंगे वो हम प्रपोज वाले के अंदर लिख देंगे। अप्रूव्ड के अंदर जितने अप्रूव्ड हो चुके हैं फीचर्स, इनकॉर्पोरेटेड के अंदर हम लिखेंगे वो फीचर्स जो कि हम बेस लाइन के अंदर प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि प्रपोज्ड, अप्रूव्ड और इनकॉर्पोरेटेड का क्या मतलब है। तो प्रपोज के अंदर आपने वो फीचर्स लिख दिए जो कि आपने खुद प्रपोज किए और किसी प्रीवियस सिस्टम के अंदर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर BMI कैलकुलेटर जो हमने इंट्रोड्यूस कराया अपने सिस्टम में, ये किसी प्रीवियस सिस्टम में नहीं था। इसी तरह वैक्सीन अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करना और एम्बुलेंस को कॉल करना, ये सारे हमारे अपने प्रपोज फीचर्स हैं जो पहले किसी प्रीवियस सिस्टम में नहीं थे, इसलिए हमने इनको प्रपोज वाले सेक्शन के अंदर लिखा है। अप्रूव्ड वाले पोर्शन के अंदर हमने वो वाले सारे फीचर लिख लिए हैं जो कि अप्रूव्ड हो चुके हैं। तो ये अप्रूव आपका मोस्टली स्टेक होल्डर्स कर रहे होते हैं, स्पॉन्सर जो कि इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर कोई मैनेजरियल स्टाफ वगैरह इनको अप्रूव कर रहा होता है। इनकॉर्पोरेटेड के अंदर मैंने आपको बताया था कि बेस लाइन वाले फीचर लिखने हैं, तो हम फर्स्ट वर्जन के अंदर एज अ बेस लाइन सारे फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑल फीचर्स ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम लिख दिया। आप इसके अंदर मेन फीचर्स भी लिख सकते हैं। अगर आप बेस लाइन में सिर्फ कुछ फीचर्स दे रहे हैं तो आप फिर वही वाले लिखेंगे। जो भी फीचर्स आप बेस लाइन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास बेनिफिट है। क्रिटिकल के अंदर हम जो हमारे मोस्ट इसेंशियल फीचर्स होंगे जिनके फेलियर से हमारा सिस्टम जो है वो कस्टमर की नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगा, वो हम क्रिटिकल के अंदर लिखेंगे। फिर उससे लेस जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम सेकंड वाले कॉलम में एंड देन थर्ड वाले कॉलम में इसी तरह उससे भी लेस इंपॉर्टेंट वाले कैटेगराइज कर देंगे फीचर्स। अब अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास क्रिटिकल में सबसे पहला फीचर जो F1 है वो हमारे पास लॉगिन का है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो लॉगिन का सिक्योरिटी का फीचर होता है वो बहुत क्रिटिकल नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचर का होता है, इसलिए हमने इसको क्रिटिकल की कैटेगरी के अंदर लिखा है। इसके बाद हमारे पास एफर्ट है। एफर्ट के अंदर हम अपने फीचर को इसी तरह ही हमें नीड दिखाने के लिए टेबल भी बना सकते हैं, जैसे ऊपर हमारे पास प्रायोरिटीज का बना हुआ था। टेबल बना के हम फीचर्स को अपने हाई, मीडियम और लो में कैटेगराइज कर सकते हैं। एज यू गाइज कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, हमने एफर्ट के लिए हाई, मीडियम और लो इसका एक प्रॉपर टेबल बना लिया है और फीचर्स को फिर हमने उनकी एफर्ट के हिसाब से हाई, मीडियम एंड लो में कैटेगराइज कर दिया है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क का। रिस्क को भी उसी तरह ही हम हाई, मीडियम और लो में अपने फीचर्स को कैटेगराइज कर देंगे। जो फीचर ज़्यादा रिस्की हैं उनको हम हाई में डाल देंगे और जो उससे कम है वो मीडियम एंड देन जो उससे कम है उनको हम लो में डाल देंगे। सेम एफर्ट की तरह हमने रिस्क के लिए भी टेबल बना लिया हाई, मीडियम एंड लो का और उसके अंदर अपने फीचर्स को कैटेगराइज कर लिया है। फीचर्स को कैटेगराइज करने का मकसद ये होता है कि अगर किसी फीचर की प्रायोरिटी भी हाई है और उसका रिस्क भी हाई है और उसके अंदर एफर्ट भी हाई है तो हमारे लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है और हमें उसके लिए प्री प्लान करना होता है ताकि हमारे कोई भी रिसोर्सेज और टाइम ज़ाया ना हो। स्टेबिलिटी के अंदर हम वो फीचर्स लिखेंगे जिनसे हमारी सिस्टम की स्टेबिलिटी जिन पे डिपेंडेंट है। जो हमारे फीचर्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, जिनके अंदर ज़रा सी भी एरर जो है वो हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, वो फीचर्स हम इस पोर्शन के अंदर डालेंगे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी के अंदर हमने वो वाले फीचर्स ऐड किए हैं जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा जिस पे सिस्टम की स्टेबिलिटी डिपेंडेंट है। जैसे हमारा सिक्योरिटी का सिस्टम होता है तो लॉगिन वाला फीचर हमने इसके अंदर ऐड किया है। इसके अलावा जो हमारे मेन फीचर्स हैं जैसे बुकिंग के फीचर्स हैं, लोकेशन के हैं, पेमेंट के हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इनके ऊपर सिस्टम की स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है, इसलिए हमने इनको स्टेबिलिटी वाले पोर्शन के अंदर लिख दिया। इसके बाद टारगेट रिलीज है। टारगेट रिलीज के अंदर हम ये बताएंगे कि हम फर्स्ट वर्जन के अंदर कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करेंगे, सेकंड वर्जन के अंदर कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करेंगे। असाइन टू का आगे हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है जिसके अंदर हम छोटा सा एक टेबल बनाकर डेवलपमेंट टीम के लोगों को डिफरेंट फीचर्स असाइन कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं असाइन टू का हम इस तरह से टेबल बना सकते हैं, फीचर आईडीज लिख सकते हैं और आगे मेंबर और ये नेम 1, नेम 2, नेम 3 की जगह हम यहाँ पर जो हमारी डेवलपमेंट टीम्स हैं जिनको वो फीचर्स असाइन हुए हैं उनके नेम्स लिख सकते हैं। जो हमारा लास्ट पोर्शन है वो है रीजन का। तो इसके अंदर हम अपने फीचर्स जो हमने ऊपर जिनको कैटेगराइज भी किया था उनकी सोर्स लिखेंगे कि वो हमने कैसे कलेक्ट किए हैं और इसके अलावा हम यहाँ पर अपने सिस्टम का भी रीज़न लिख सकते हैं कि हम अपना सिस्टम, न्यू सिस्टम क्यों बना रहे हैं।
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रीज़न के अंदर हमने फीचर की सोर्सेज के बारे में बताया कि हमने उनको कैसे गैदर किया है, और हमने इसमें ये भी लिखा है कि हम ये सिस्टम क्यों बना रहे हैं। तो ऐसे रीजंस आप इस पोर्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर, आपको जो टेम्पलेट प्रोवाइड होता है आपको उसको रीड करके उसी के मुताबिक लिखना होता है। मैंने आपको यहाँ पर रब का टेम्पलेट करवाया, लेकिन आपको प्रोवाइडेड टेम्पलेट कोई और भी हो सकता है। जस्ट अंडरस्टैंड दैट टेम्पलेट एंड ट्राई टू राइट इन इट। गुड लक टू यू ऑल एंड अल्लाह हाफ़िज़।